ये न्यूट्रिशनल काउंसलिंग मतलब खान पीन की सलाह छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है। ये सलाह उन लोगों के लिए है जो कि हेल्थ वर्कर हैं और 5 साल से छोटे बच्चों से किसी भी प्रकार से डील करते हैं। इनमें हो सकती हैं आशा, एएनएम, पब्लिक हेल्थ नर्स और यहाँ तक कि लैब टेक्नीशियंस, मेडिकल सोशल वर्कर, हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ इंस्पेक्टर्स, जो कि इन ऐसे बच्चों के बीच में काम करते हैं। तो जरूरी है कि ये लोग कुपोषण को टाइम से डिटेक्ट कर सकें और बच्चों को न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, खाने पीने की ऐसी सलाह दे सकें बच्चों की माओ को कि वे बच्चे अपने इस कुपोषण से बाहर निकल सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खाने पीने की सलाह में ऐसी कौन सी बड़ी बात है, क्या जरूरत है इसके बारे में सीखने की? बच्चे तो सब पल के बड़े हो जाते हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं, कुपोषण पहले मध्यम स्तर का होता है और फिर अत्यधिक कुपोषण हो जाता है। इसको कहते हैं मॉडरेटली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, मतलब माध्यमिक कुपोषण, सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन और सैम मतलब अत्यधिक कुपोषण। तो इन दोनों तरह के कुपोषण, मैम और सैम, मॉडरेटली और सिवियर तरह के कुपोषण का बहुत खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। ये बच्चे चाहे मैम हो चाहे सैम हो, इनको बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार ये बच्चे बीमार पड़ते हैं, जो बच्चे कुपोषित नहीं होते उनकी अपेक्षा। और इन बच्चों में मृत्यु दर भी सामान्य बच्चों से ज्यादा होती है। जो मैम होते हैं माध्यमिक कुपोषित, उनमें ज्यादा होती है और जो सिवियर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होती है। तो ये लोगों में मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा जो बच्चे बच जाते हैं उनकी ग्रोथ कम रहती है और उनका दिमाग भी कम रह जाता है, पढ़ने लिखने में भी पीछे रहते हैं वो। और बड़े होकर भी इन लोगों का कद कम रह सकता है और दिमाग कम रह सकता है नॉर्मल बड़े लोगों के, नॉर्मल नागरिकों के अपेक्षा। जब ये लोग बड़े होते हैं तो ये ठीक नहीं रह सकते हैं और बड़े होने के बाद भी बार बार बीमारी के शिकार होते हैं। और जो सैम है मतलब कि अत्यधिक कुपोषण, सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, इसमें तो मरने का खतरा काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा मैलन्यूट्रिशन, इतने ज्यादा कुपोषण में बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और जो माध्यमिक कुपोषित होते हैं, मैम, मॉडरेटली एक्यूट मैलनरिश्ड, ये लोग इतने पतले नहीं दिखते हैं और इनमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं जितनी कि सैम में होती है, सिवियर में होती हैं। लेकिन फिर भी यही वो बच्चे होते हैं जो बाद में अगर इनको ठीक से सलाह नहीं दी जाए, इनका कुपोषण नहीं पहचाना जाए, तो ये सिवियरली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन हो जाते हैं। और जो ऐसे फोटो दिखाइए ऐसे दिखते हैं। और नॉर्मल बच्चों के हिसाब से जो माध्यमिक कुपोषित होते हैं उनमें भी मृत्यु दर 3 गुना ज्यादा होती है। और ये बच्चे नॉर्मल के बच्चों की अपेक्षा ज्यादा इन्फेक्शन होता है इनको। और यही बच्चे बड़े होके छोटे ठीक नहीं रह जाते हैं, पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते और आईक्यू कम रह सकता है। और यही बच्चे बड़े होके भारत के नागरिक बनते हैं जो कि सामान्य से ठिगने और कम दिमाग के हो सकते हैं। तो अगर आप न्यूट्रिशनल काउंसलिंग सीखेंगे तो आप ये देखा गया है कि जो मॉडरेटली मैलनरिश्ड बच्चे होते हैं, मतलब कि माध्यमिक कुपोषित मतलब मैम, इनको अगर ठीक से डाइटरी काउंसलिंग की जाए तो इनकी माओ को इतनी समझ आ जाती है कि वो उनका खान पीना उस हिसाब से बढ़ा देती हैं और बच्चे कुपोषण से बाहर आ जाते हैं। और जो सिवियरली एक्यूट मैलनरिश्ड बच्चे होते हैं उनके लिए तो स्पेशल तरह का खाना देना पड़ता है, पर लेकिन मध्यम कुपोषण वाले बच्चे डाइटरी काउंसलिंग अगर वो ठीक से दी जाए तो उससे कुपोषण से बाहर आ सकते हैं। तो सिर्फ आप बच्चों को जब कुपोषण से बाहर निकालते हैं डाइटरी काउंसलिंग देके, तो आप ना केवल मानवीयता के साथ भला कर रहे हैं, अपने को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप देश के ऐसे नागरिक बनाने में सहयोग दे रहे हैं जो कि फिजिकली पूरी तरह डेवलप्ड है और जिनका आईक्यू एकदम अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंच चुका है। तो इस प्रकार के नागरिक जब देश के लिए काम करेंगे तो ये देखा गया है कि देश की कमाई, देश की प्रोग्रेस कई गुना बढ़ जाती है। तो आप देश की प्रोग्रेस में भी अपना योगदान दे रहे हैं अगर आप टाइम से कुपोषित बच्चे को पहचान लेते हैं और उसको ढंग से डाइटरी काउंसलिंग कर देते हैं, खाने पीने की सलाह उसकी माँ को दे देते हैं और बच्चा कुपोषण से बाहर आ जाता है। तो आप मानवीयता के प्रति काम कर रहे हैं, अपने प्रति काम कर रहे हैं। ये आप पहचान लीजिए, ये 2 कार्ड्स हैं। एक पे ऊपर पिंक बॉर्डर है
और एक पे ब्लू बॉर्डर है। तो ये जो पिंक बॉर्डर है ये आप जान लीजिए कि लड़कियों के लिए है, और जो हरे नीले रंग का बॉर्डर वाला दाएं हाथ को, सीधे हाथ को कार्ड है वो लड़कों के लिए। पर ये कार्ड है क्या? ये कार्ड है, इसको कहते हैं ग्रोथ चार्ट। तो ये बच्चे की ग्रोथ, बढ़त बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखने के लिए है। इन कार्ड में बच्चे को टाइम टू टाइम बार बार जब भी क्लिनिक लेके आया जाता है या वेल बेबी क्लिनिक या टीके लगाने के लिए लाया जाता है तो बच्चे का वजन नापा जाता है और इस कार्ड में नोट किया जाता है। और कई बार ऐसे नोट करने से पता लगता है कि बच्चे की बढ़त ठीक ठाक हो रही है, बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। याद रखिए, लड़कियों के लिए गुलाबी कलर की टॉप वाला कार्ड यूज करना है और लड़कों के लिए नीले कलर के टॉप वाला कार्ड यूज करना है। अब हम आपको बताएंगे कि जो हमने पीछे चार्ट्स दिखाए थे इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे हम बच्चे का वजन लेके इसमें नोट करते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि बच्चे की बढ़त बराबर है कि नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस मतलब कि जो नीचे की सीधी रेखा है उस पे 5 सीढ़ियां हैं। ये 5 सीढ़ियां, हर सीढ़ी बच्चे के साल की उम्र के साल को दर्शाती है। सबसे नीचे की सीढ़ी पहला साल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां साल। आप देख रहे हैं कि हर सीढ़ी में 12 छोटे स्क्वायर हैं। हर स्क्वायर बच्चे का 1 महीने की उम्र दर्शाता है। 1 साल में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इस तरह से 12 महीने की उम्र। दूसरे साल में 1 महीना, 1 साल 1 महीना, 1 साल 2 महीना, 1 साल 12 महीने तक की उम्र, फिर इस तरह से आगे। जो इन उम्र वाले के ऊपर एक बॉक्स के ऊपर एक वाइट रेक्टेंगल आपने देखा है कि है, इस रेक्टेंगल में आपको वो तिथि, वो डेट डालनी है जिस दिन आपने बच्चे का वजन लिया है। बच्चे की उम्र पूरे हुए साल और महीनों में नापी जाती है। 1 साल 2 महीने 1 दिन का बच्चे की उम्र है 1 साल 2 महीना। 1 साल 2 महीने 29 दिन के बच्चे की उम्र है 1 साल 2 महीना, क्योंकि तीसरा महीना अभी पूरा नहीं हुआ है। 1 साल 11 महीने 29 दिन बच्चे का अगर अगले दिन बर्थडे है तो बच्चा 1 साल 11 महीने का बोला जाएगा, और अगर बच्चा अगले दिन आता तो पूरे 2 साल का कहा जाता। तो बच्चे की उम्र नापी जाती है पूरे हुए सालों और महीनों में। और अगर बच्चा 1 महीने से छोटा है और माँ इतनी समझदार है कि वो बच्चे को हर हफ्ते बच्चे को वजन कराने ला रही है, तो जो पहले साल का पहला महीना है उसमें और छोटी छोटी डिवीजन की गई है, 4 डिवीजन। हर डिवीजन बच्चे की 1 हफ्ते की उम्र दर्शाती है। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता। उसके बाद ये नहीं किया जाता है। उसके बाद पूरे किए गए साल और महीने में उम्र आकी जाती है। तो डेट लिखने के बाद हम लाइन ऊपर लेके जाते हैं और उसका वजन नोट करते हैं, वो आपको अगली स्लाइड में वजन नापने के लिए आप वर्टिकल एक्सिस देखते हैं, जो रेखा, सीधी रेखा ऊपर की तरफ गई है। आप देख रहे हैं कि इसमें वजन यानी कि वेट किलोग्राम में लिखा गया है। 1 किलो, 2 किलो से लेके 15-20 ऐसे किलो तक। इसमें आप देखेंगे कि एक मोटी लाइन है जिसके आगे नंबर लिखा है, उसका मतलब है 1 किलो। जैसे 12 किलो, 11 किलो, ये लाइन आपको दिखा रही है 13 किलो। और 2 मोटी लाइन के बीच में एक पतली लाइन है, वो 500 ग्राम, आधा किलो दिखाती है। तो 12, ये जो वहां पे एरो गया है ये 12.5, 12.5 किलो दर्शा रहा है। और ये मोटी और पतली लाइन के बीच में जो बहुत पतली लाइनें हैं ये 100 ग्राम दर्शाती हैं। 100 ग्राम से नीचे की कोई मार्किंग नहीं है। बच्चे का वजन 100 ग्राम तक ही मापा जाता है। 10 किलो 400 ग्राम, 425 ग्राम मतलब 10 किलो 400 ग्राम। तो 100 ग्राम तक बच्चे का मापा जाता है। अब इस वजन को आपने नोट करना है। याद रखिए, बेटी का वजन है तो गुलाबी बॉर्डर वाला चार्ट इस्तेमाल करना है, और बेटे का वजन है तो नीले बॉर्डर वाला चार्ट इस्तेमाल करना है। लड़कियों के लिए पिंक बॉर्डर, गुलाबी बॉर्डर, लड़कों के लिए ब्लू या नीला बॉर्डर वाला चार्ट इस्तेमाल करना है।
पहले आप बच्चे की उम्र मापिए, कितने साल और कितने महीने पूरे हुए हैं। फिर आप वो रेक्टेंगल देखिए जिसमें ये आपके साल और महीने आते हैं, अभी आपको आगे बताएंगे। उसके बाद आप प्लॉटिंग शुरू करते हैं, मतलब कि वजन डालना शुरू करते हैं। उसमें आप एक लाइन खींचते हैं नीचे से जो कि बच्चे के उम्र के हिसाब से होती है, और एक लाइन ऊपर से खींचते हैं। हम आपको सब बताएंगे, आप चिंता मत करिए, जो बच्चे के वजन से आती है। और जहां ये दो लाइनें मिलती हैं वहां पे हम एक डॉट या बिंदु लगा देते हैं। ये हम आपको अभी आगे बताते हैं। और अगर ये बिंदु एक बार लगा है, अगली बार दूसरा तीसरा बिंदु लगता है, जब इन बिंदुओं को जोड़ते हैं, दो या ज्यादा बिंदुओं को, तो ग्रोथ कर्व बन जाता है, जो कि और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अब हम आपको एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि बच्चे की डेट, उम्र कैसे मापी जाती है और वजन कैसे नोट किया जाता है इस चार्ट में। हम एग्जाम्पल लेंगे एक बच्ची जिसका नाम माया है। वो उसकी जन्म तिथि है 1 दिसंबर 2016 और उसका वजन लिया जा रहा है 3 दिसंबर 2018 को। तो माया की उम्र कितनी हुई? माया की उम्र कितनी हुई? माया की उम्र है 1 साल 1 महीना, क्योंकि उसने 1 साल पूरा किया है और 1 महीना पूरा किया है। और उसका वजन जब लिया तो वो निकला 7 किलो। वजन लेने का सही तरीका आपको एक दूसरे लेक्चर में बताया जाएगा। अब इस 7 किलो का वजन और 1 साल 1 महीने की बच्चे की उम्र हमें ग्रोथ चार्ट पे नोट करनी है। ये ग्रोथ चार्ट हमने लिया। हम ऊपर गुलाबी बॉर्डर वाला ग्रोथ चार्ट लिया है क्योंकि माया बिटिया है और बेटा नहीं है, बेटी है। अब आपको इस पे देखना है 1 साल 1 महीने की उम्र कहाँ है। ये दूसरी सीढ़ी में होगी क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है, दूसरा साल चल रहा है। ये पहला महीना से कंप्लीट किया है, इसलिए पहले महीने के लाइन पे पहला महीना जहाँ कंप्लीट होता है वहां पे हमने 1 साल 1 महीना अंकित कर दिया। अब है बच्चे का वजन 7 किलो। वो देखिए यहाँ पे है, पूरा 7 किलो है। अगर 7.5 होता तो ऊपर की पतली लाइन, 6.5 होता तो नीचे की पतली लाइन पे हमने अंकित किया जाता। अब उसके वजन से एक सीधी रेखा ऊपर खींचते हैं पेंसिल से, उम्र से, माफ कीजिएगा, उम्र से खींचते हैं और फिर वजन से एक रेखा खींचते हैं सीधी, और जहां ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वहां पे एक बिंदु अंकित कर दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये बिंदु पीले रंग के जोन में पड़ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चे की उम्र और वजन के हिसाब से बिंदु इस चार्ट पे, इस कार्ड पे अंकित किया जाता है। अब ये हरा जोन, पीला जोन और लाल जोन, इनका क्या मतलब है? बच्चे का वजन अगर हरे जोन में है, हरे जोन की सबसे ऊपर की लाइन पे है या हरे जोन की नीचे की लाइन पे है, तो बच्चा सही है, बच्चे का वजन सही है। और अगर बच्चे का वजन पीले जोन में है, मतलब कि पीले जोन की नीचे की लाइन पे या पीले जोन में, तो बच्चा मॉडरेट अंडरवेट है, मतलब माध्यमिक कुपोषित है। और अगर बच्चे का वजन लाल जोन में है, मतलब पीले जोन की नीचे लाइन से नीचे तक कहीं भी, तो बच्चा बहुत ज्यादा कुपोषित है। इसमें अब आपको इन लाइनों का नाम बता दिया जाए। जो सबसे ऊपर की लाइन है उसको बोलते हैं 0, ठीक है, 0 लाइन ये होती है। ये 0 क्या है? ये 0 है Z स्कोर। तो सबसे ऊपर की लाइन का Z स्कोर है 0। दूसरे नंबर की लाइन का Z स्कोर है -2, -2। तो 0 से लेके -2 तक बच्चे का अगर वजन आ रहा है तो वो नॉर्मल माना जाएगा। जो तीसरी लाइन है, मतलब कि जो पीले जोन की नीचे की लाइन है, उसका Z स्कोर है -3। तो लाइनें आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। 0 Z स्कोर, -2 Z स्कोर और -3 Z स्कोर। -3 Z स्कोर के नीचे कोई भी वजन बहुत ज्यादा कुपोषण दर्शाता है। अब आपने एक से ज्यादा डॉट लगाए हैं, तो उन डॉट्स को आपने जोड़ा है, तो इस प्रकार के कर्व बन जाते हैं। इसको कहते हैं ग्रोथ कर्व।
ये बच्चे की माँ ठीक से समझ सकती है कि ये जो कर्व है ये किस तरफ जा रहा है, तो बच्चा सही से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इसलिए ये ग्रोथ कर्व बनाया जाता है। तो जो ग्रोथ कर्व है वो किस तरह तरफ जा रहा है, इससे पता लगता है कि बच्चा ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। सबसे ऊपर वाला हरा रंग का ग्रोथ कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे का वजन बढ़ रहा है और ठीक है। जो दूसरे नंबर का ग्रोथ कर्व है वो बिल्कुल सीधा है, फ्लैट है। इसका मतलब कि बच्चे ने पिछले 2 बार से या ज़्यादा बार से कोई वजन ही नहीं गेन किया और ज़रूरत है बच्चे पे ध्यान देने की। ये सही नहीं है, डेंजरस, खतरनाक। और अगर ये ग्रोथ कर्व नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब है कि बच्चे ने जो वजन पहले था भी अब हम आपको ये रिवाइज कराएंगे जो हमने पीछे चार्ट देखा था। इसमें जो चार्ट दर्शाया गया है वो एक 5 साल तक की बिटिया के लिए है। आप देख सकते हैं कि ऊपर का बॉर्डर गुलाबी है, तो एक ये बिटिया के लिए एक चार्ट है। इसमें 3 लाइनें हैं। पहली लाइन जिसको कि 0 लाइन कह सकते हैं, इसका Z स्कोर 0 है। दूसरी लाइन जिसको कि -2 की लाइन कहा जा सकता है, इसका Z स्कोर -2 है। और तीसरी लाइन जिसका कि Z स्कोर -3 है, इसको कहते हैं -3 लाइन। अगर बच्चे का वजन -2 पे है या 0 लाइन पे है या उसके बीच में कहीं भी है, जो कि ग्रीन जोन माना जाता है, बच्चे को हम मानते हैं कि उसका वजन उम्र के हिसाब से ठीक है। अगर बच्चे का वजन -2 की लाइन से नीचे है पर -3 की लाइन तक कहीं भी है या -3 की लाइन पे ही है, तो उसको कहते हैं माध्यमिक रूप से बच्चा हल्का है, मॉडरेटली अंडरवेट। -3 की लाइन से अगर बच्चे का वजन कम आता है तो बच्चा सिवियरली अंडरवेट है, यानी कि अत्यधिक कुपोषित। अब आपको हमें एक और चीज इंट्रोड्यूस करनी है, उसे कहते हैं वेट फॉर हाइट, मतलब बच्चे की ऊंचाई के हिसाब से उसका वजन। अगर उसमें भी यही लाइनें होती हैं 0, -2 और -3, और उनका यही सिग्निफिकेंस होता है जो इसमें है। वेट फॉर हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई या लंबाई के हिसाब से वजन। अब एक बच्चा जो कि आपके लेफ्ट वाले चार्ट में, ये जो बिटिया के लिए चार्ट में हमने लेफ्ट में दिखाया है, पीले या लाल जोन में आ रहा है, मतलब उसका वजन उसकी उम्र के हिसाब से कम है। अब ऐसा बच्चा 3 तरह का हो सकता है। पहला कि बच्चे की लंबाई तो ठीक है उम्र के हिसाब से, लेकिन बच्चा बहुत हल्का है, बहुत पतला है, तो उसकी जब आप ऊंचाई के हिसाब से वजन वाले चार्ट में लेंगे तो वो -2 के नीचे आएगा, मतलब उस ऊंचाई के लिए, उस कद के लिए बच्चे का वजन बहुत कम है। तो ये बच्चा वेस्टेड है, मैल नरिश्ड है। इसको आप अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, ज़्यादा कैलोरी देंगे तो इसका वजन अपनी हाइट के हिसाब से भी ठीक हो जाएगा। दूसरी तरह का बच्चा वो हो सकता है जिसकी ऊंचाई ही कम रह गई है, क्योंकि वो उसको पिछले काफ़ी टाइम से खान पीन में कमी रही है, तो बच्चे की ऊंचाई कद कम रह गया है, लेकिन अभी वो ठीक खा पी रहा है और उसका वजन उसकी ऊंचाई के हिसाब से ठीक है। तो ऐसे बच्चे को आप अगर ज़्यादा कैलोरी देंगे तो इसका मोटा होने का खतरा ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चे को आप थोड़ा कम कैलोरी देंगे, हम आगे इसके बारे में थोड़ा आगे बताएंगे। लेकिन इसका जो कद कम रह गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कद हमेशा के लिए कम रह गया है, वो कद बढ़ाया जा सकता है वापस से अगर इसे थोड़ी ज़्यादा कैलोरी दी जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ज़्यादा कैलोरी दी जाए। तो ये बच्चा है जो कि स्टंटेड है बट करेंटली वेस्टेड नहीं है। तो इसका जो हाइट है वो अपनी एज के हिसाब से -2 के नीचे है, मतलब ऊंचाई -2 से नीचे है, लेकिन वेट फॉर हाइट मतलब इस ऊंचाई के लिए जो वजन होना चाहिए वो ठीक है। अब आ गया तीसरी तरह का बच्चा जो कि पीले या लाल जोन में है। ये बच्चा की ऊंचाई भी कम रह गई है, पीछे भी इसको खाने पीने की कमी रही है इसलिए, और अभी भी इस ऊंचाई के लिए भी इसका वजन कम है, मतलब पहले भी इसे खाने पीने की कमी रही है और अभी भी है। तो इसमें इसका उम्र के हिसाब से जो हाइट है वो -2 के नीचे आएगी, और इस ऊंचाई के लिए जो वजन होना चाहिए वो भी -2 के नीचे आ रहा है। तो मतलब बच्चा छोटा भी रह गया और अभी भी बहुत पतला है। तो इसको आपको शुरू में तो ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खिलाना है जिससे कि वो ऊंचाई के हिसाब से वजन पकड़ सके, और फिर थोड़ा कम करके आपने बच्चे का वजन लिया और फिर उसको
चार्ट पे जो हमने पीछे डिस्कस किया था प्लॉट कर लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि बच्चा सैम है, सिवियरली एक्यूट मेलनरिश्ड या बहुत अत्यधिक कुपोषित, या मैम है, मॉडरेट एक्यूट मेलन्यूट्रिशन या साधारण कुपोषित, या बच्चा ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले वेट फॉर एज पे उसका वजन अंकित करेंगे, जैसे कि हमने पीछे बताया। अगर बच्चे का वजन आप देखेंगे कि हरे जोन में आ रहा है, पीले जोन में आ रहा है या लाल जोन में आ रहा है। अगर बच्चे का वजन हरे जोन में आ रहा है मतलब या तो 0 लाइन पे है या -2 लाइन पे है, -2 लाइन पे है, या उनके बीच में कहीं भी है, तो आप बच्चे के पैरों को सूजन के लिए चेक करेंगे। ये तरीका सूजन का चेक करने का हम आपको आगे बताएंगे अभी। अगर बच्चे का वजन हरे जोन -2 से नीचे कहीं भी आ रहा है तो आपको बच्चे की ऊंचाई या लंबाई नापनी है। 2 साल से छोटा बच्चा होता है तो उसकी लंबाई मापी जाती है, और 2 साल से बड़ा बच्चा होता है तो ऊंचाई मापी जाती है। अगर 2 साल से तो लंबाई नापने के लिए इन्फेंटोमीटर होता है, इसमें बच्चे को लिटा के इसकी लंबाई नापी जाती है। ऊंचाई नापने के लिए स्केल होता है, इसको बच्चे को खड़ा करके इसकी ऊंचाई नापी जाती है। ऊंचाई और लंबाई नापने का सही तरीका हम आपको एक और लेक्चर में बताएंगे। एक बार अपने बच्चे की 2 साल से, जैसे मैंने कहा, छोटे बच्चे की लंबाई और 2 साल से बड़े बच्चे की ऊंचाई। यदि 2 साल से छोटा बच्चा है लेकिन वो लेटने को तैयार ही नहीं है तो आपने उसकी ऊंचाई मापनी पड़ी, तो उसकी सही लंबाई के लिए आप उसकी ऊंचाई में 0.7 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, क्योंकि लंबाई हमेशा ऊंचाई से ज्यादा होती है, लेटे हुए लंबाई ज्यादा आती है। तो 2 साल से छोटे बच्चे की लंबाई लेनी होती है, पर यदि आपने ऊंचाई ली है तो उसमें 0.7 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए। 2 साल से ऊपर का बच्चा अगर वो खड़े होने को तैयार नहीं है और आपको उसकी लंबाई ही लेनी पड़ी, तो ऑब्वियसली उसकी लंबाई में से 0.7 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, घटा दिए, तो वो उसकी ऊंचाई आ जाएगी। चाहे आपको ये जोड़ घटा करना पड़े, आपको 2 साल से छोटे बच्चे की लंबाई लेनी है और 2 साल से बड़े बच्चे की ऊंचाई लेनी है। फिर आप इस ऊंचाई को वेट फॉर हाइट या लेंथ वाले चार्ट पे अंकित करेंगे, जिस प्रकार से आपने वेट फॉर एज के लिए किया था, या अपने सीनियर से करवा लेंगे। तो आपको ये पता लग जाएगा कि उस ऊंचाई के लिए जो बच्चे का वजन है, जो आपने पहले मापा था, वो 0 पे है, -2 पे है, उनके बीच में है, या -2 से नीचे और -3 पे है, या -3 से भी नीचे है। इसका इम्प्लीकेशन हम अभी आपको बताएंगे। बस आपको देखना है कि ऊंचाई के लिए या लंबाई के लिए जो वजन है वो -2 से नीचे है क्या। उसके अलावा आप बच्चे की बाह, ऊपरी बाह की मध्य की गोलाई नापेंगे। ये भी हम आपको कैसे करना है अभी बताएंगे आगे। अगर ये 12.5 सेंटीमीटर से नीचे है बाह की गोलाई, मतलब बच्चे को एक्यूट मैलन्यूट्रिशन तो है, खाने पीने की कमी तो है। उसके अलावा आप फिर से वही दोनों पैरों में सूजिश देखेंगे, जिसका तरीका हम वही आपको आगे बताएंगे। अगर बच्चा की हाइट के हिसाब से वजन -3 पे आ रहा है, -3 पे आ रहा है या उससे नीचे आ रहा है, तो आपकी खतरे की घंटी बजनी है। बच्चे की माँ की खतरे की घंटी बजानी है और अपने सीनियर डॉक्टर को वो बच्चा सौंप देना है। अब आप इसको असेस कीजिए और बताइए कि इसको किस प्रकार से ठीक करना है। या बच्चे का वहां की गोलाई 11.5 सेंटीमीटर से कम है, मतलब बच्चा बहुत अत्यधिक कुपोषित है, मतलब कि सैम है, और इसको फिर से आपकी खतरे की घंटी बजेगी, माँ की खतरे की घंटी बजाएंगे और डॉक्टर को ये बच्चा सौंप देंगे। और या बच्चे के पैरों में सूजन पाई जाती है, दोनों पैरों में, तो भी सारी खतरे की घंटियां आप बजा देंगे और बच्चा डॉक्टर के को सौंप देंगे कि आगे वो देखे अब हमें क्या करना है। अब आपको बताएंगे कि बच्चे के पैर में सूजन कैसे देखी जाती है। अगर बच्चे के पैरों में ये वाली सूजन पाई जाती है तो खतरे की सारी घंटियां बज जाती हैं, पर इस सूजन को हम देखें कैसे। आप पहले दोनों पैरों को अपने हाथ में पकड़िए, जैसे कि दिखाया जा रहा है लेफ्ट वाली फोटो में, और अपने अंगूठे को उसको पैर के ऊपर रखिए। फिर उस अंगूठों को हल्के से दबाइए 10 सेकंड तक।
आप बोल सकते हैं 1001, 1002, इस प्रकार से 1010 तक 10 सेकेंड हो जाएंगे। अब 10 सेकेंड दबा के और फिर अंगूठे को छोड़ दीजिए। अगर बच्चे के पैर में जैसे ये 2 गड्ढे दिख रहे हैं, ये छूट गए अंगूठा हटाने के बाद, तो मतलब बच्चे के पैर में एडिमा है। अगर ये सूजन या एडिमा सिर्फ पैरों में है, उसके ऊपर नहीं है, तो उसको माइल्ड कहा जाएगा। अगर पैरों से ऊपर घुटनों तक जा रही है या हाथों से कोहनी तक जा रही है, तो उसको +2 या मॉडरेट सोजिश या एडिमा कहा जाएगा। और अगर उससे भी ऊपर है तो बहुत ज़्यादा एडिमा या सूजन कहा जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार की सूजन अगर है तो बच्चा अत्यधिक कुपोषित है और आपको अपने हाथ में ना रख के इस बच्चे को डॉक्टर के हवाले करके और सारी खतरे की घंटियां बजानी है। लेकिन याद रहे कि कुपोषण का निशान होने के लिए ये जो सूजन है ये दोनों पैरों में, दोनों साइड होनी चाहिए। यदि ये सिर्फ एक पैर में है तो उसका कुछ और कारण होगा, लेकिन कुपोषण नहीं होगा। कुपोषण का निशान मानने के लिए दोनों पैरों में सूजन होना जरूरी है। और अगर पैरों में सूजन है तो बच्चा बहुत अत्यधिक कुपोषित है, अपने हाथ पे से ना रखें, सीनियर डॉक्टर के हवाले करें, क्योंकि ये बच्चा बहुत सिवियरली मैलनरिश्ड है, जिसको कि सैम कहा जाता है। ये टेबल आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि बच्चा ठीक है, तो आप उसको सलाह देंगे। बच्चा मॉडरेटली एक्यूट मैलनरिश्ड है तो आप उसको डाइटरी काउंसलिंग करेंगे। या बच्चा अत्यधिक कुपोषित या सैम है तो आप उसको खतरे की घंटी बजा के और डॉक्टर के हवाले करेंगे कि अब आप देखिए कि इसको कैसे बचाना है। इस टेबल में अगर बच्चे की बाह की गोलाई 12.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या 12.5 सेंटीमीटर है तो बच्चा नॉर्मल है। उसकी ऊंचाई या लंबाई के लिए वजन -2 के ऊपर है तो बच्चा नॉर्मल है। और उसके पैरों में सूजिश नहीं है। फिर होता है मॉडरेटली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन और मैम, जिसमें कि आपको डाइटरी काउंसलिंग करनी है। इसमें बच्चे की बाह की गोलाई 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर के बीच में है, या उसकी ऊंचाई के हिसाब से या लंबाई के हिसाब से वजन -2 से नीचे आ रहा है और -3 तक आ रहा है, लेकिन पैरों में सूजिश नहीं है। तो आप इसमें डाइटरी काउंसलिंग करेंगे, अपनी पूरी स्किल डालेंगे और बच्चे को कुपोषण से बाहर ला सकते हैं। अगर बच्चा सैम में आता है, मतलब उसका बाह की गोलाई 11.5 सेंटीमीटर से कम है, उसकी ऊंचाई या लंबाई के हिसाब से वजन -3 से नीचे आ रहा है, या उसके पैरों में सूजन है, तो आपको ऐसा बच्चा जो कि सैम में है सीधे सीधे डॉक्टर के हवाले करना है कि अब आप इसे बचाइए। मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन मतलब मध्यम स्तर का कुपोषण। ये वो कैटेगरी है जिसमें आप अपनी डाइटरी काउंसलिंग देके, या जिसको हिंदी में कहते हैं खाने पीने की सलाह देके, माँ को बच्चे को इसमें से बाहर निकाल सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं, उसको सैम होने से बचा सकते हैं और एक प्रोडक्टिव नागरिक देश का बना सकते हैं। तो मैम या मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन कब कहा जाता है? जबकि जो बच्चे का वजन है उसकी हाइट या ऊंचाई के लिए, ऊंचाई या लंबाई, उसका वजन -2 से नीचे है, -2 वाली लाइन से नीचे है और -3 वाली लाइन से ऊपर है, तब, या उसकी जो ऊपरी बाह है उसकी गोलाई 11.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है लेकिन 12.5 सेंटीमीटर से कम है, क्योंकि अगर 12.5 से ऊपर है फिर तो वो नॉर्मल हो गया, और 11.5 से कम है तो मतलब सैम हो गया और आपको खतरे की घंटी बजानी है। तो 11.5 से लेके 12.5 तक मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन में आता है। लेकिन ख्याल रखना है, नो एडिमा, पैरों में सूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि आपने हमें वेट फॉर हाइट मतलब ऊंचाई या लंबाई के हिसाब से जो वजन है वो वाले तो चार्ट दिखाए नहीं है। वो चार्ट आपके यहाँ पे या तो लगे हो सकते हैं या आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं
और बल्कि इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो WHO के साइट से आप अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप बच्चे का वेट, वजन डालेंगे और हाइट डालेंगे तो वो अपने आप आपको Z स्कोर बता देगा। जैसे कि वो बताया उसने Z स्कोर है -2.1, तो अब -2 से तो नीचे हो गया, माइनस के बाद जितने भी ज़्यादा फिगर हो मतलब उतना कम, तो 2.1 से ज़्यादा कम है 2.5, उससे भी कम है -3। तो अगर वो जो स्कोर आया, आपने बच्चे की हाइट एंटर की, आपने लेंथ एंटर की और साथ में बच्चे का वजन एंटर किया, तो वेट फॉर हाइट का Z स्कोर वो बता देगा कि 0 से -2 के बीच में है क्या, जैसे कि 1.5, 1.6, -1.6, -1.5, -1.1 या -2, या वो -2 से नीचे है और -3 से ऊपर है, तो अपने आप स्कोर आ जाएगा, जैसे कि -2.1, -2.5, -2.9। लेकिन अगर -3 के नीचे आ गया तो फिर वो मॉडरेट ना रह के सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन या सैम हो जाएगा। तो वेट फॉर हाइट मतलब कि ऊंचाई या लंबाई के लिए सही वजन वो डिसाइड करता है कि बच्चे को मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है या सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है। वेट फॉर एज नहीं, वेट फॉर एज से आप ये सब भावना बताते हैं कि बच्चा शायद अंडरवेट है, उसके बाद आपको वेट फॉर हाइट या ऊंचाई के लिए वजन देखना पड़ता है। तो वो आप चार्ट पे भी देख सकते हैं या वो इस तरह के सॉफ्टवेयर में आप वेट और हाइट एंटर करेंगे तो अपने आप Z स्कोर बता देगा। उसे भी आसान तरीका, आप मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस तक जो गोलाई नापेंगे वो 11.5 से 12.5 के बीच में है अगर, तो मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है, चाहे वो बच्चा अपनी उम्र के लिए ठिकना है या नॉर्मल है, ये तब भी काम करेगा। लेकिन बच्चे के पैरों में एडिमा नहीं होना चाहिए। ये हमने स्टेप्स बताए हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस या मुआक या ऊपरी बाह की गोलाई नापने के लिए। सबसे पहले आप कंधे की हड्डी फील करेंगे, जैसे कि फिगर नंबर 1 में है। फिर आप कोहनी की हड्डी फील करेंगे। अब आप एक टेप लगाएंगे और कंधे की हड्डी और कोहनी की हड्डी के बीच का डिस्टेंस नाप लेंगे, जैसे कि 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 11.5 सेंटीमीटर है। और फिर उसका जो मध्य पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उस पर एक निशान लगा देंगे। अगर 10 सेंटीमीटर है तो 5 पे लगाएंगे, 11 है तो 5.5 पे लगाएंगे, 12 है तो 6 पे लगाएंगे, ऐसे। अब उस मिड पॉइंट पे आप बाह की गोलाई नापेंगे। आप टेप लगाएंगे जो कि ना बहुत टाइट होनी चाहिए और ना बहुत लूज। अगर बहुत टाइट होगी तो आपको स्किन का बल्ज दिखेगा और बहुत लूज होगी तो टेप लटकी हुई दिखाई देगी। तो ये दोनों चीज नहीं है, तो आपने ठीक से टेप को बांधा है। अब आप उसकी रीडिंग नोट करेंगे और अगर वो 11.5 से 12.5 के बीच में है तो बच्चा मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है। अगर वो 12.5 से नीचे है तो उसको सैम है, खतरे की घंटी बज गई, आप डॉक्टर को उसको रेफर कर देंगे, आप खुद डायट्री काउंसलिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये एक शाकी टेप होती है जिसमें कि कलर जोन्स बना रखे हैं, जैसे किसी को नहीं भी पढ़ना है, नहीं पढ़ना आ रहा या बहुत पास का नहीं पढ़ पा रहा वो, तो 11.5 से 12.5 के बीच में पीला रंग होता है, तो अगर पीले रंग में आ रहा है एरो तो वो मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है। और 11.5 के नीचे लाल रंग होता है, अगर लाल रंग में आ रहा है तो वो सैम है और अब इमीडिएटली डॉक्टर को रेफर कर देंगे। तो अब आपने पहचान लिया कि बच्चा सैम नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है, मैम है, और आपको उसकी खाने पीने की सलाह माँ को देनी है। तो आप किस बेसिस पे देंगे? इस बच्चे को जो कि मॉडरेटली एक्यूट मैलनरिश्ड है, इसको 115 कैलोरी प्रति किलोग्राम रोज चाहिए और प्रोटीन चाहिए 24 ग्राम प्रति 1000 कैलोरीज, मतलब जितनी भी कैलोरीज बनेंगी उसके हिसाब से। इतनी कैलकुलेशन से बचाने के लिए आपको सेकंड नंबर पे एक टेबल दिया गया है, उसको आप प्रिंट करके अपने सेंटर पे लगा सकते हैं कि अगर बच्चा 7 महीने से 12 महीने तक का है, 1 साल तक का बच्चा, तो उसको 670 करीबन कैलोरी रोज चाहिए और 16 ग्राम प्रोटीन। 1 से 2 साल के बच्चे को जिसको कि मैम है 950 कैलोरी और 23 ग्राम प्रोटीन, और 3 से 5 साल का बच्चा जिसको मैम है उसको 1250 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली चाहिए और 30 ग्राम प्रोटीन। अब अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो हम उसको ऑलरेडी कुछ कैलोरीज मिल रही हैं, तो वो कितने मिल रही हैं, क्योंकि आप कैलकुलेट तो करोगे कि बच्चे को
कितनी कैलोरी हमें ऊपर से देनी है जितना वो पहले से ले रहा है। तो जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है वो नाप तो सकते नहीं, तो आप जो कैलोरी काउंट करते हैं वो ऐसे, ये दूसरा टेबल है, ये भी आप लगा सकते हैं। बच्चा 6 से 8 महीने के बीच का बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो वो उसको माँ के दूध से 413 कैलोरी मिल रही है। 9 से 11 महीने का बच्चा, मतलब 11 महीने 29 दिन तक का बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो उसको 379 कैलोरी मिल रही है, 379 कैलोरी मिल रही है। और 1 से 2 साल का बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसको 346 कैलोरीज उस दूध से मिल रही है। 2 साल से ऊपर का बच्चा अगर दूध पी रहा है तो हम उसकी कैलोरी नहीं काउंट करते हैं। तो बच्चा कितनी कैलोरीज ले रहा है पहले से, ये आपको असेस करना है। तो आप कैसे करेंगे? पहले, क्या बच्चा माँ का दूध पी रहा है? हमने पीछे बताया है, अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसकी उम्र के अनुसार आप वो कैलोरी काउंट कर लेंगे कि इतनी कैलोरी तो उसको मिल रही है। अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा भी माँ का दूध पी रहा है तो आप कैलोरी काउंट नहीं करेंगे, लेकिन याद रखें आप माँ से ये नहीं कहेंगे कि अपना दूध पिलाना बंद कर दो। ये आपको नहीं करना है। माँ जब तक चाहे दूध पिलाएगी, बच्चा जब तक चाहे दूध पिएगा। तो वो कैलोरी आपने काउंट कर ली। उसके अलावा आपको ये असेस करना है कि उसके ऊपर से बच्चा कितनी कैलोरी लेता है। तो उसके लिए पहले आप पूछेंगे कि इसके अलावा बच्चा कितनी बार कुछ खाता है दिन में, या आप उसको कुछ देते हैं। आप 24 घंटे का रिकॉल मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे बच्चा अभी आया है तो क्या खा के आया है, वो कहीं 1 चम्मच सूजी का हलवा खाया है, फिर उसके पहले क्या खिलाया था, ये हमने उसको उसके 4 घंटे पहले इसको एक जरा सा दूध दिया था, ऊपर का 30 ml दूध दिया था, छोटी बोतल। फिर रात को सोने के पहले स्नैक बिस्किट हमने दूध में मिला करके, आधी कटोरी दूध में एक बिस्किट घोल करके वो खिलाया था। इस तरह से वो 24 घंटे का आप याद करके कि बच्चे को क्या क्या खिलाया गया है, आप असेस कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना खाया है। आपको जो कॉमन फूड्स हैं जो खाए जाते हैं उसकी कैलोरी कंटेंट का एक चार्ट अपने क्लिनिक पे लगा के रखना पड़ेगा, जिससे कि आप फटाफट असेस कर सके कि ये जो उसने खाना खाया है इसमें कितनी कैलोरी बच्चे में गई है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि बच्चा कई बार किसी दिन खूब खाता है, किसी दिन कुछ नहीं खाता है, तो आप थोड़ा सा और पूछेंगे कि कल इसने कुछ ज़्यादा खाया था या रोजमर्रा से कम खा रहा है, तो असेस हो जाए कि ये हम गलत नहीं काउंट कर रहे हैं। बाई चांस हो सकता है बच्चे ने ज़्यादा खाया हो तो आपको लगा इसे तो कोई डेफिसिट ही नहीं है तो हम इसे और कुछ नहीं देंगे, पर ऐसा बाय चांस हो गया कि उसने पहले दिन पहले खा लिया। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर कोई ऐसा खाना वो खा रहा है बच्चा जो कि कॉमन नहीं है, जैसे पीनट बटर, मैं जी इसको 1 चम्मच पीनट बटर चटाती हूँ, तो पीनट बटर में आप फिर देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर वो घर में बनाती है तो कितनी पीनट, मतलब मूंगफली, कितनी मूंगफली कितना बटर डाल के वो 1 चम्मच वो बनाती है और उसमें से 1 चम्मच में कितना आता है, तो आप निकाल सकते हैं कि जो पूरा उसने बनाया उसमें कितनी कैलोरी हैं और वो कितने चम्मच बनाए तो 1 चम्मच में कितनी कैलोरी आएंगी। इस तरह से आप उसकी कैलोरी इंटेक थोड़ा सा ध्यान देके कैलकुलेशंस करके निकाल सकते हैं। और ये भी पता लगेगा कि जो बच्चे का नॉर्मल खाना पीना है उसमें 3 मेजर मील होते हैं, मतलब कि सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर, और बीच में 1-2 स्नैक खाता है बच्चा। ऐसा होना चाहिए। अब आपको ये कोशिश करनी है कि जितनी कैलोरी बच्चा ले रहा है और जितनी उसको लेनी है, जैसे कि मैंने पीछे टेबल बताया था, तो जो डेफिसिट है, बीच में गैप है, वो आपको कैसे पूरा करना है। पहले आपकी कोशिश होगी कि जो बच्चा जितनी बार खा रहा है उसी में हम थोड़ी थोड़ी सब में कैलोरी बढ़ा दें। और अगर बच्चा 1-2 बार खा रहा है और आपके हिसाब से बच्चा 1 बार और खा सकता है या 2 बार और खा सकता है, तो आप माँ से बोल सकते हैं कि ये 2 की जगह से 4 बार खिलाओ। जैसे 1 चम्मच सूजी की खीर खिलाती है तो आप इसको दिन में 4 बार खिला दो। आपको एक बात याद रखनी है कि बच्चे का पेट छोटा होता है, बच्चा एक बार में ज़्यादा नहीं खा सकता, इसलिए उसको ज़रूरी है कि बार बार खिलाया जाए। तो वो बच्चा अगर दिन में 2 बार खा रहा है तो आप उससे माँ से कहिए कि 1-1 चम्मच 2 की जगह 4 बार खिला दे। तो आपको ये असेस करके बच्चा दिन में कितनी बार खा रहा है, आपको उसी खाने में कैलोरी बढ़ानी है या 1-आध स्नैक और डालना है।
अब आपको पता लग गया कि हमें जो उसका एग्जिस्टिंग खाना है उसमें एनर्जी डेंसिटी बढ़ानी है, मतलब कि उसमें अगर 1 चम्मच में 50 कैलोरी हो तो 60 करनी है, और ऐसे हमको उसकी एनर्जी का कंटेंट बढ़ाना है। कैलोरी का कंटेंट, एनर्जी मतलब कैलोरी। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? आपको ये ख्याल रखना है कि एनर्जी का गैप पूरा हो जाए, मतलब कैलोरी का गैप पूरा हो जाए। ज्यादातर अगर आप ठीक खाना प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे दूध, अंडे, जो हम अभी बताएंगे, तो अगर आप कैलोरी का ख्याल रखेंगे, प्रोटीन का ख्याल अब खुद ब खुद हो जाएगा। आपको प्रोटीन कैलकुलेट करने की बहुत जरूरत नहीं है। आप एंड में अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं कि प्रोटीन पूरा मिल रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आप सही खाना के आइटम बच्चे को देंगे, एडवाइस करेंगे, तो आप कैलोरी का ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का ध्यान खुद ब खुद हो जाएगा। तो मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन बच्चे को चाहिए होती है हर एक 100 ग्राम फूड में, मतलब आधी कटोरी खाने में 150 से 200 कैलोरी होनी चाहिए। तो आप जैसे आपने उसको दूध, सूजी की खीर दी बनाने को कही, तो आप कैलकुलेट करें कि आपने जो भी रेसिपी बताई है उससे कितनी कैलोरी बन रही है। अगर माँ पहले से खिचड़ी खिला रही है तो उसमें आप घी 1 चम्मच डाल सकते हैं तो बढ़ जाएगी। अगर कोई सूजी की खीर है, वो बहुत कम चीनी डाल रही है, तो आप थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। आप उसी खाने को थोड़ी सी कैलोरी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप हाई कैलोरी वाला 1 आध खाना और इंसर्ट कर सकते हैं अगर बच्चा कम बार खाता है तो जो भी खाना आप बच्चे को खिलाएंगे, जो भी रेसिपी माँ को बताएंगे, आधी कटोरी खाने में 150 से 200 कैलोरी होनी चाहिए। और आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो 100 से कम तो बिल्कुल ही होनी चाहिए। अब आप ये कैलोरी कैसे बढ़ाएंगे, एनर्जी डेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे, मतलब खाने की कैलोरी कैसे बढ़ाएंगे? एक तो तरीका है कि खाने को थोड़ा सुखा लिया जाए, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी और कैलोरी कंटेंट बढ़ जाएगा अपने आप, क्योंकि पानी उड़ गया, सिकुड़ गया खाना, तो एनर्जी डेंसिटी या कैलोरी डेंसिटी बढ़ गई। अब आपको देखना है कि किस उम्र का बच्चा वो खाना खा सकता है। 1 साल से छोटा बच्चा तो थोड़ा सा गीला खाना चाहेगा, ऊपर बड़े बच्चे को आप बिस्किट खिला सकते हैं जो कि बिल्कुल सूखा होता है। तो पानी का कंटेंट कम करके खाने को थोड़ा सा सुखा के आप कैलोरी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप उसमें फैट ऐड कर सकते हैं, कोई सोयाबीन का तेल या घी, देसी घी, वनस्पति घी बिल्कुल नहीं, और या शुगर ऐड कर सकते हैं, चीनी। तो देसी घी या तेल में 1 चम्मच में, जिसको कि 5 ग्राम हम कहते हैं, करीबन 50 कैलोरी होती है, और चीनी के 1 चम्मच में करीबन 20 कैलोरी होती है। तो बच्चे के हिसाब से टेस्ट, बच्चे को कितनी कैलोरी की जरूरत है, आप उसमें चीनी, ऑयल, घी, सुखाना, ये सब बैलेंस करके बता सकते हैं। कि छोटा बच्चा होगा तो आप उसको पानी कम करने की सलाह नहीं देंगे, वो दूध में बिस्किट डाल के ही खिलाना पड़ेगा। और बड़ा बच्चा है तो वो हाथ में पकड़ के पूरा बिस्किट खा सकता है खेल खेल में। इस हिसाब से आपको इन चीजों के अलग अलग कॉम्बिनेशन करके कैलोरी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर पानी कम कर देंगे तो कई बार छोटे बच्चे नहीं खा पाते। शुगर, चीनी अगर आपने ज्यादा ऐड कर दी तो उल्टा काम हो जाएगा, खाने की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, और वो खाना जब बच्चा खाएगा तो उसको उल्टे 10 लग जाएंगे, और जो बच्चा कुछ वजन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको शुगर या चीनी बहुत कम ही ऐड करनी है। और आप ऑयल और घी डालते हैं तो ना उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी और बच्चा फिर भी खा पाएगा, लेकिन बस आपको देखना है कि कितना ऑयल है जो बच्चा खा सकता है। उसके हिसाब से आप बटर, घी या ऑयल उस खाने में डाल सकते हैं। तो आपको बैलेंस करके उनको बताना है। अब एक कैटेगरी जो हमने डिस्कस किया था कि बच्चा मॉडरेटली एक्यूट मैलनरिश तो है, मतलब कि उसके ऊंचाई के हिसाब से उसका वजन -2 और -3 के बीच में है, -2 और -3 के बीच में है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो एज के हिसाब से ऊंचाई कम है, बच्चा ठिग्गा है, और उसके लिए उसका वेट भी मॉडरेटली एक्यूट मैलनरिश्ड है। तो ऐसे बच्चे को आपको थोड़ी कम कैलोरी देनी है, क्योंकि वो बच्चा मोटा होने का डर ऐसे बच्चों में ज्यादा होता है। तो आपको इसमें थोड़ी कम, मॉडरेट वेस्टिंग है तो थोड़ी कम कैलोरी देनी है। कितनी कम? कि जो बच्चे जिनको कोई मैलन्यूट्रिशन नहीं होता उससे थोड़ी सी ज्यादा बस। तो कितनी होती है वो होती है 100 से 150 कैलोरी आधी कटोरी में। जो एक्यूटली मैलनरिश्ड थे,
जिनका ऊंचाई के हिसाब से काफ़ी कम था वजन, उनको 150 से 200 कैलोरी है। लेकिन बच्चा अगर हाइट में छोटा है, वो ठिकना बच्चा है, तो उसको 100 से 150 कैलोरी आधी कटोरी में वो वाला खाना देना है। थोड़ी सी कैलोरी डेंसिटी कम करनी है उसके लिए। अगर ज़्यादा दिन तक वो हाई एनर्जी वाला खाता रहेगा तो उसका मोटापा आगे बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि इसी उम्र में आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इस चीज़ की शुरुआत इसी उम्र से हो जाती है, ना कि बड़ापन में होती है। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना कि जो बच्चा स्टंटेड है या ठिगा रह गया है उसको थोड़ी कम कैलोरी, नॉर्मल बच्चों से तो ज़्यादा, लेकिन जो बहुत पतले बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा कम कैलोरी देनी है। इसका मतलब आधी कटोरी में 100 से 150 कैलोरीज। अब हम आपको बताएंगे खाने पीने की वो चीज़ें जो आप एडवाइस करेंगे। आपने कैलोरी तो बता दी कि इतनी देनी है और आप कैसे अचीव करेंगे। आप उनको रेसिपी जो बताएंगे कि ये आप खिलाइए, इसमें इतना इतना घी, इतना तेल डालिए, वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो बच्चे के लिए इतने अच्छे हैं कि आपको प्रोटीन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक तो जैसे हमने पहले कहा, हाई एनर्जी डेंसिटी या हाई कैलोरी, और इन खाने की चीज़ों में प्रोटीन कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो क्या चीज़ है, हम आपको बताएंगे। और ये जो प्रोटीन है इसकी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये होते हैं एनिमल सोर्स फूड, जो जानवर की से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, अंडा, मीट, फिश, मच्छी। ये अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी, बच्चे की बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर सकती है। फैट कंटेंट मतलब कि वसा एडिक्वेट होना चाहिए, तो वो तो आप जब एनर्जी डेंसिटी बढ़ाएंगे तो हो ही जाएगा। ये भी जरूरी है कि जो आप उसमें वसा या फैट डालेंगे उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। वो कैसा होता है, बस आप ये याद रखिए कि एक N3 तरह का, एक N3 फैट होता है और एक N6 होता है। तो एक होता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कैनोला ऑयल, वो भी एक तरह का सरसों का तेल होता है। इनमें N3 ज़्यादा होता है जो कि बच्चे के लिए अच्छा है। तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कैनोला ऑयल अच्छा है, लेकिन शायद आप इसमें ऊपर से इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, पर इसमें आप खाना पका सकते हैं। उसके अलावा सोयाबीन ऑयल, उसमें N3 ज़्यादा होता है जो कि बच्चे को चाहिए। N3 और N6 दोनों चाहिए, दोनों ब्रेन के लिए चाहिए, लेकिन N3 ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मस्टर्ड या सरसों के तेल में होता है, कैनोला ऑयल में होता है, सोयाबीन ऑयल में होता है, और सबसे ज़्यादा फ्लैक्स सीड ऑयल में होता है। ये इतने आराम से नहीं मिलता है फ्लैक्स सीड ऑयल, लेकिन अगर मिले तो इसमें होता है। और सबसे ज़्यादा होता है मच्छी के तेल में, फिश ऑयल में। आप फिश ऑयल अगर आप बच्चे को खिलाना चाहेंगे तो कोई बच्चा थूक देगा सारा खाना। तो बच्चे के खाने में अगर पॉसिबल हो तो छोटा सा अमाउंट, 4-5 चम्मच आप मच्छी खिला सके अगर, तो बच्चे के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग मीट, मच्छी या हो सकता है अंडा भी ना खाते हो, तो आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर खाते हो तो बच्चे की डाइट में मच्छी आप डाल सकते हैं। और अगर माँ भी खाती है तो अगर आप माँ जो दूध पिला रही है बच्चे को, अगर वो मच्छी खाती है तो उसके दूध में भी N3 बढ़ जाएगा। तो आप माँ को भी खाने को कह सकते हैं अगर वो खाती है तो। लेकिन अगर वो लोग बिल्कुल मांसाहारी नहीं है, मीट मच्छी नहीं खाते, कई लोग अंडा भी नहीं खाते, तो आप उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं खाएंगे और बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो आपको दूसरी चीजें सोचनी पड़ेंगी ताकि वो लोग वो खिला सके। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, एंटी न्यूट्रिएंट उसमें कम होना चाहिए। और ये एंटी न्यूट्रिएंट क्या चीज होती है? एंटी न्यूट्रिएंट खाने में वो तत्व होते हैं जो उसके अंदर खाने की अच्छी चीजें हैं उनको शरीर को लगने नहीं देते, उनको कहते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। तो आपको वो एंटी न्यूट्रिएंट्स कम रखने हैं। वो कैसे कम रखने हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। फिर खाना साफ सफाई से बनाना होना चाहिए। रिस्क नहीं होनी चाहिए कि उसमें आपने गंदा पानी मिल सके या कोई कंटेमिनेशन या मक्खी बैठी हो। तो आपको कैसे साफ सफाई से वो बनाना है ये भी बताना है माँ को। और खाना ऐसा बनना चाहिए कि बच्चा खा सके। 8-9 महीने का बच्चा पतला चम्मच से खा पाएगा, पतला खाना जो थोड़ा थोड़ा गीला हो। और बड़ा बच्चा बिस्किट खा सकता है, खिचड़ी खा सकता है, पर 8-9 महीने का बच्चा नहीं खा पाएगा। तो उसके हिसाब से आपको बनाना है।
कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब वही जैसे मैंने कहा कि वहाँ लोकल जो खाना बनता है उसमें से ही। आप मांसाहारी को, जो बिल्कुल शाकाहारी है, उसको मांस खाने को बोल देंगे तो वो खिलाएगी नहीं और आपके पास भी दोबारा नहीं आएगी और बच्चा ठीक नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको एक्सेप्टेबल हो जो आप खाना खिला रहे हो, और बन भी आराम से जाए। ये नहीं हो कि आपने सोच सोच के ऐसी रेसिपी बनाई कि पूरा दिन लग गया माँ को बनाने में, तो 2 दिन के बाद खिलाएगी नहीं। और उसका खर्चा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। आप ये नहीं फ्लैक्सीड बोल दिया आपने, फ्लैक्सीड ऑयल ढूंढते ढूंढते उसको कभी मिला ही नहीं। तो जो चीज़ें लोकली मिल जाएं, उसकी पहुंच के अंदर हो, वो रेसिपी आराम से बन जाए और माँ को वो खिलाना गवारा हो, वैसे आपको रेसिपी सोच के बतानी है, और जिसमें कैलोरी आपके हिसाब से हो, प्रोटीन अच्छी कंटेंट वाला खाना हो, और N3 वाला फैट ज़्यादा हो। अब एंटी न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, ये खाने में मौजूद वो तत्व होते हैं जो खाने में जो पोषण है उसको शरीर को नहीं लगने देते हैं, इसलिए इनका नाम है एंटी न्यूट्रिएंट्स। तो ये ज़्यादातर शाकाहारी भोजन में होते हैं, जैसे कि अनाज में होते हैं, हरी पत्तियों में भी होते हैं। तो इनकी जो प्रेजेंस होती है खाने में, वो कुछ पोषक तत्वों को शरीर को नहीं लगने देती है, तो ये जरूरी है। पर अच्छी बात यह है कि ऐसे तरीके मालूम हैं जिससे इन एंटी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम की जा सके या खत्म की जा सके। और वे क्या तरीके हैं? वे हैं सोकिंग, मतलब भिगोना। अनाज को या दालों को आप इस्तेमाल के पहले थोड़ी देर भिगो लें, कम से कम 1 घंटा, या उसके बाद कितना भी टाइम, जितना भिगोएंगे उतना ज़्यादा अच्छा। उससे जो उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होने लगते हैं। दूसरा तरीका, उससे बेहतर तरीका है अंकुरित करना, दालों को और अनाज को अंकुरित कर लेना। इससे यह फायदा होता है कि जब अंकुर निकलते हैं, फूटते हैं इनमें से, तो कुछ नए विटामिन्स बन जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, कुछ विटामिन बी, ये बनते हैं। उसके अलावा जो ये एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं, और ना सिर्फ खत्म हो जाते हैं, ये खुद भी पोषक तत्वों में तब्दील हो जाते हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो खुद एंटी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों में तब्दील हो जाते हैं अगर जर्मिनेट कर लिया जाए तो। दूसरा वर्ड आप इसमें देख रहे हैं मोल्टिंग। ये मोल्टिंग क्या होता है? ये मोल्टिंग भी जर्मिनेशन के एक आगे का स्टेप है। इसमें अंकुरित किए गए अनाज को या दाल को एक बार अंकुर निकल आए उसके बाद दोबारा से सुखा लिया जाता है, पूरी तरह से सुखा लिया जाता है। और आप इसको ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, या फिर इसको पीस के आटा बना लें, मॉल्ट फ्लोर बन जाएगा, और वो बच्चे के खाने में इस्तेमाल करें। तो आपको अगर रोज रोज अंकुर नहीं निकालना है तो ये मॉल्टिंग भी एक तरीका है। तीसरा तरीका है फर्मेंटेशन, यानी कि खमीर उठाना, दूध का दही जमाना, दूध से चीज़ बनाना। तो ये जो बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ये खाने में बढ़ते हैं और बहुत सारी एंजाइम्स बनाते हैं, जिससे खाने का टेस्ट और टेक्सचर सब बदल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वैसे तवे की रोटी और खमीर की रोटी में फ़र्क है, इस तरह की चीज़ें बदलते हैं। लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं या यीस्ट ग्रो करता है, तो ये एक तो नए नए विटामिन बी बनाता है जो कि पहले इस खाने में नहीं थे, और दूसरा ये एंटी न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देता है, और फिर वही एंटी न्यूट्रिएंट्स अब पोषक तत्वों में तब्दील हो जाते हैं। तो फर्मेंटेशन एक तरीका है, जैसे कि दूध का दही बनाना, खमीर उठाना। इसमें जो एंजाइम बनती है फर्मेंटेशन में उसे कहते हैं फाइटेज, और जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो होता है फाइटेट, इसको खत्म कर देती है और ये फाइटेट फॉस्फेट बन जाता है जो कि बॉडी। अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म, और न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व। वे पोषक तत्व जो हमको बहुत थोड़ी सी मात्रा में चाहिए, बच्चे को भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में चाहिए, लेकिन उनके बिना काम नहीं चलेगा। आप बच्चे को कितनी भी कैलोरी खिला लो, प्रोटीन खिला लो, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो बच्चे की बढ़त ठीक से नहीं होगी। खास तौर पे उसका कद नहीं बढ़ेगा और मसल नहीं बनेगी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन ज़रूर चाहिए होता है, जैसे कि आयरन,
विटामिन्स और दूसरे मिनरल्स, जिंक वगैरह वगैरह। तो ये कैसे हम खाने में बढ़ा सकते हैं? हम खाने को लोहे के बर्तनों में पका सकते हैं, इससे उसमें जो लोहा है वो खाने में आ जाता है, जो कि आपको फायदा करता है। दूसरा तरीका जैसे हमने पहले किया, फर्मेंटेशन, खमीर उठाना या आप दही बनाना, तो ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो विटामिन्स हैं उनको बनाते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इनको ये याद रखिए कि बच्चे को खिलाने के पहले अच्छे से पकाना है, और जैसे कि वो बहुत कम मात्रा हो जाए उनकी, और फिर बच्चे के खाने में थोड़ा सा डाल दोगे तो कम मात्रा में भी वो काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे देंगे। जैसे आप 100 ग्राम पालक को लेके, खाली पत्तियों को लेके अच्छे से स्टीम कर लें, कुछ थोड़े बहुत हल्की नमक वगैरह डाल के, और वो जब पूरी पक जाएगी तो पीस लें, बहुत थोड़ी हो जाएगी, सुखा लें। तो बच्चे के खाने में 1 चम्मच भी डाल देंगे तो असल में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जी चली जाएगी। तो ये तरीका है हरी सब्जियां बच्चे को खिलाने का, और इनसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भरपूर इसमें मात्रा होती है। इसमें अगर आप वो वाला जो मॉल्टेड वाला आटा है उसमें बना के करेंगे तो इसमें मौजूद जो तत्व हैं जो कि हमारे को खाना नहीं लगने देते थे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ वो है ताजे फल। इन फलों में सबसे अच्छे फल वो हैं जो पीले रंग के हैं, गहरे पीले रंग के हैं या नारंगी रंग के हैं, जैसे कि पपीता, आम, संतरा वगैरह। अब ये बच्चों को आप हाथ में वैसे ही पकड़ा सकते हैं, बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। अगर छोटे बच्चे हैं, 1 साल से छोटे हैं, तो आप उनको भाप दे के, पीस के और चम्मच से हल्का सा गीला रखें तो बच्चा खा सके, ऐसे खिला सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे प्रोग्राम में छोटे बच्चों को 6 डोज विटामिन डी की दी जाती है, विटामिन ए की दी जाती हैं, वो 6 विटामिन ए की डोज बच्चे को पूरी मिलनी चाहिए। आप देखिए कि मिली है कि नहीं मिली, नहीं मिली तो आप उसका कोर्स पूरा करवाइए। फिर इसके अलावा बाजार में मल्टीविटामिन सिरप मिलते हैं, या ये मिलते हैं सरकारी डिस्पेंसरी से भी। जैसे भी एक मल्टीविटामिन सिरप बच्चे को लिखा जा सकता है, आप स्वयं ना लिखें, आप अपने उनको बोले कि हमारे डॉक्टर से लिखवा लो। आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको एक मल्टीविटामिन सिरप इस बच्चे को लिख दें, क्योंकि वो सही सिरप और सही मात्रा में डोज बच्चे को बताएंगे। उसके अलावा एक जिंक टैबलेट होती है जो बच्चों को डायरिया के वक्त दी जाती है। ये अगर बच्चे को दस्त नहीं भी है और बच्चा को आपने डायट्री काउंसलिंग की है क्योंकि बच्चा कुपोषित है, तो जिंक टैबलेट भी देना अक्लमंदी है। और इसकी डोज वही है जो कि दस्तों के समय दी जाती है। 6 महीने से छोटा बच्चे को 10 मिलीग्राम, उससे बड़े बच्चे को 20 मिलीग्राम। फॉलो अप। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया वो ये किया कि बच्चे के खाने में कैलोरी बढ़ानी है, प्रोटीन बढ़ाना है। प्रोटीन अपने आप बढ़ जाएगा अगर आप खाना सही आइटम खाने के देंगे तो। लेकिन खाली कैलोरी और प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देने। मतलब कि ये नहीं कि आपको कैलोरी देनी है तो हम उसको फ्रेंच फ्राइज देना शुरू कर दें, फिंगर चिप्स देना शुरू कर दें, चिप्स खिलाना शुरू कर दें, कि उसमें तो बहुत कैलोरी होती है, लेकिन वो एम्प्टी कैलोरी होती है। कोक पिलाना शुरू कर दें, बहुत चीनी है उसमें, तो ये सब इनको कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज, क्योंकि सिर्फ कैलोरी दे रही हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके साथ नहीं है, जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे को आप स्वयं घर में बना खाना और उसमें एनर्जी डेंसिटी बढ़ा के, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है, बच्चे को खाने को दें। अब आपने ये एडवाइस दे दी, माँ को अच्छे से समझा दिया, उसके बाद आपको आगे भी देखना है कि बच्चा ठीक से वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो आप बच्चे को हर महीने वजन करने के लिए बुलाइए और नापिए। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आपने ठीक से काउंसलिंग की है और माँ ने आपकी बात सुन के ठीक से समझी है और वो कर रही है। तो एक बार जब उसका वजन -2 की लाइन के ऊपर आ जाए, वेट फॉर हाइट, ऊंचाई के लिए वजन, वेट फॉर एज नहीं, वेट फॉर हाइट, एक बार -2 की लाइन के ऊपर आ जाए तो उसके खाने में जो कैलोरी है वो एकदम कम कर दे, थोड़ी सी कम करनी चाहिए। जैसे पहले आप 150 से 200 कैलोरी आधी कटोरी में दे रहे थे, अब 100 से 150 कर देनी है। 100 से 150 कैलोरी ये आधी कटोरी। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो घर में बना खाना है, घर के लोग 3 बार खाते हैं तो बच्चे को 1 एक्स्ट्रा बार खिला दें, ये भी चल जाएगा। और
अगर आपने ठीक से काउंसलिंग की है, माँ को सब कुछ समझ में आ गया है, वो भरपूर कोशिश भी कर रही है और उसके बाद भी 2-3-4 महीने तक बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली इस बच्चे को डॉक्टर के पास रेफर करना है, दिखवाना है कि इसका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब 2 लाइनें उन बच्चों के लिए जिनका वजन जब आपने लड़की या लड़के वाले जो कार्ड है उसमें अंकित किया तो वो हरे वाले जोन में आ रहा था, मतलब है कि बच्चे को मेल न्यूट्रिशन नहीं था और उनका जो कर्व है वो भी ऊपर जा रहा था। तो ऐसे बच्चों को आप कुछ तो सलाह देंगे, आप ऐसे नहीं कि भाई बढ़िया चल रहा है आप जाना दो, नहीं, ताकि वो बच्चे आगे भी ऐसे बने रहे। आप थोड़ी सी सलाह देते हैं, जनरल सलाह, वो हम आपको बता रहे हैं। पहली कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको उसी टाइम माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए, एकदम बाद नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर। दूसरी बात, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब सिर्फ माँ का दूध पहले 6 महीने, और सिर्फ माँ का दूध मतलब पानी भी नहीं, चाहे 45 डिग्री की सूखी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, माँ का दूध में खाना और पानी पर्याप्त होता है। तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पहले 6 महीने बच्चे के लिए काफी है, और कुछ और देंगे तो वो शायद बच्चे के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। तीसरी बात, जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो ऊपर का खाना थोड़ा थोड़ा शुरू करना चाहिए माँ के दूध के साथ साथ। माँ का दूध तो चलता रहेगा, 2 साल तो माँ को पिलाना ही चाहिए, उसके बाद भी माँ चाहे तो बिल्कुल पिलाए, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे को थोड़ा सा ऊपर का खाना देना है, जो कि शुरू में थोड़ा थोड़ा होता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड। तो ये शुरू करना चाहिए माँ के दूध के साथ। चौथा, जब बच्चा, भगवान ना करे, कभी कभी बच्चे बीमार पड़ते हैं और आपने देखा होगा कि इस दौरान बच्चों की भूख कम हो जाती है, कितना भी बच्चे के पीछे पड़ो बच्चा खाना नहीं खाता है। तो ऐसे में आपको बहुत थोड़ा 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 आधा चम्मच 1 चम्मच बार 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 दे सकते हैं। बच्चा जितना खा पाए उतना, उसके पीछे बहुत कोशिश नहीं करनी है, जितना खा पाए उतना। और जैसे ही बच्चा ठीक हो तो उस टाइम पे उसका खाना थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, जिससे बच्चे ने जो वजन अभी उसका कम हुआ है बीमारी के दौरान वो वापस से ऊपर हो जाए। क्योंकि बार बार अगर बच्चा बीमार पड़ेगा और बार बार उसका वजन थोड़ा 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 कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली हरे जोन से नीचे आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फीड की जो हमने बात की थी कि जो 6 महीने पे शुरू करना है, उस पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो 5 चीज़ें हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं। पहली, कंसिस्टेंसी, मतलब वो दूध जैसा होना चाहिए कि थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए कि सूखा होना चाहिए। शुरुआत जब करते हैं तो खाना है वो सॉफ्ट होना चाहिए, पीस के खिलाना चाहिए और हल्का सा फ्लो करना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा सा होना चाहिए, दूध जैसा नहीं पर गाढ़ा, चम्मच से थोड़ा सा गिरे, बस इतना गाढ़ा होना चाहिए। और बाद में बच्चा वो सब खा सकता है जो बड़े लोग खाते हैं, बस थोड़ा सा उसमें मसाले कम हो। याद रखें कि खाना होना चाहिए, उसको डाइल्यूट नहीं करना है पानी डाल के। तो इसलिए अगर दाल खिला रहे हैं तो दाल खिलानी है, दाल का पानी नहीं पिलाना, उसमें से दाल के दाने निकाल के दाल पीस के बच्चे को दाल खिलानी है। दूसरी बात कि क्वांटिटी, कितना खिलाना है, खाने की मात्रा। शुरुआत में आप बहुत थोड़ा थोड़ा देंगे, एक बार बच्चा थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेगा तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तीसरा, कितनी बार खिलाना है। अब जितनी बार बच्चा ले उतनी बार खिलाना है। आपको कोशिश करनी है कि बार बार खिलाएं, क्योंकि बच्चा एक बार में बहुत थोड़ा खा पाता है, उसका पेट बहुत छोटा होता है, तो उसको 4 बार 5 बार और कभी कभी 6 बार भी खा सके तो आपको खिलाना है, क्योंकि वो एक बार में बहुत कम खाएगा। चौथी चीज कि उसमें कितना कैलोरीज रखनी है, कितना डेंसिटी होनी चाहिए। अब वही बात कि बच्चा एक बार में कम खाता है और 5-6 बार भी खिलाओगे तो भी थोड़ा सा खा पाएगा बच्चा, तो उसको कैलोरी डेंस रखना है। तो आप बच्चे के खाने में थोड़ा सा ऑयल या घी मिला सकते हैं। जैसे कि रोटी, घर के लोग बिना घी की रोटी खा रहे तो बच्चे के में आप रोटी लगा दें। अगर खिचड़ी लोग ऐसे खा रहे तो बच्चे की खिचड़ी में थोड़ा सा घी मिला दें। और जो भी आपके घर में तेल इस्तेमाल होता है वो आप डाल सकते हैं कि अगर बच्चा उसे खा ले तो। और 5वीं और आखिरी बात कि वैरायटी होनी चाहिए। हमेशा एक साथ पूरा टाइम खिचड़ी खिलाते रहेंगे, बिस्किट ही पानी दूध में भिगो के खिलाते रहेंगे तो बच्चा को छिड़क पड़ जाएगी, वो 2-3 के बाद नहीं खाएगा, बस माँ का दूध पीता रहेगा, खाएगा नहीं। तो आपको बच्चे को खाने की अलग अलग चीजें देनी है, पर ये याद रखें कि उसमें प्रोटेक्टिव फूड जो उसकी स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, वो रक्षक तत्व भी डालने हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया,
ताजे फल, ये डाल के आपको खाने की क्वालिटी को बढ़ाना है। और ये याद रखें, जितनी गहरी हरी या जितना गहरा लाल उतनी अच्छी सब्जी, उतनी स्वास्थ्य रक्षक। और अगर हो सके तो मांस, अंडे और मछली, इनमें ये बहुत पोषक होते हैं और इसमें स्वास्थ्य के रक्षक तत्व भी काफ़ी होते हैं। तो अगर हो सके तो इनका सेवन बच्चे को कराया जाना चाहिए।